नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका जो जेएसओ और जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा एंड उसमें हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन हमने दिया था कि वेस्ट वाटर जो है अ, कैसे प्रोड्यूस होता है और बेसिकली उसमें बहुत सारी छोटी-छोटी टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सब पे हमने बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो जब भी हम वेस्ट वाटर के कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे मन में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियरली जो है चलनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जब भी हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं तो वेस्ट वाटर में वेस्ट शब्द आते ही हमारे मन में पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि आपका जो वेस्ट है, वाटर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। उसमें कुछ जो है इस प्रकार की चीज़ें हैं जो उसको उसके ओरिजिनल यूज़ के लिए अनफिट बनाती हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण या एक टर्म आ जाती है, ओरिजिनल यूज़। ओरिजिनल यूज़ को आप इस तरीके से सोचिए कि मान लीजिए आपके पास में एक पानी है जिसको आप पीना चाहते हैं, जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस पानी की खासियत अलग होगी। उसमें जो कैरेक्टर होंगे वो अलग होंगे, उसके जो पैरामीटर हैं वो अलग चीज़ पे, अलग नॉर्म्स पे निर्धारित होंगे कि अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पानी है तो उसके लिए जो है मानक निर्धारित किए गए हैं कि अगर आपके पानी में मान लीजिए पीएच इतना है तो ठीक है, इसका जो है बीओडी इतना है तो ठीक है, अगर इसमें हैवी मेटल्स जो हैं इससे कम है तो ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा एक मानक बना दिया गया है। जो पानी उन मानकों, उन स्टैंडर्ड्स के साथ में मीट करता है, उसको पीने योग्य माना जाता है। तो अगर हम देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक पानी जो आपके लिए अशुद्ध है वो कंप्लीटली किसी भी चीज़ के काम नहीं आ सकता। वो केवल आपके ओरिजिनल यूज़ यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट हो सकता है उसे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो इरिगेशन के नॉर्म्स के लिए फ़िट है, परंतु वो आपके पीने के नॉर्म से फ़िट नहीं है। तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बेसिकली आप इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से समझेंगे कि जब पानी में इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं तो वो अपने ओरिजिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो पीने योग्य ना हो सकता है वो इरिगेशन के लिए भी योग्य ना हो सकता है वो इंडस्ट्रियल इनपुट के लिए भी योग्य ना हो। तो इस प्रकार से ओरिजिनल यूज़ कि आपका जो पानी है अब उसमें कुछ इस प्रकार की बदलाव आ गए हैं, उसको अब आप उसके ओरिजिनल यूज़ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये पानी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, या फिर जो है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, या ये भी संभव है कि जो पानी में सभी चीज़ जो हैं अनफिट हों, उसका फिज़िकल कैरेक्टर भी ख़राब हो जाए, उसका जो है केमिकल कंपोजिशन भी ख़राब हो जाए और उसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हो जो उसके कंजम्पशन के लिए उसको अनफिट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ यहाँ से माइंड में अपने जो है क्लियर कर लेनी है कि आपका जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं और वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं उसको उसके ओरिजिनल यूज़ के लिए अनफिट करती हैं, और ये इम्प्योरिटीज़ उसके फिज़िकल कैरेक्टर को ख़राब कर सकती हैं, बदल सकती हैं, केमिकल को ख़राब कर सकती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को ख़राब कर सकती हैं, यह सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ब्रॉडली जब भी हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं तो ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसा हमने कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वेस्ट वाटर को आप जो है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जिसको हम सीवेज कहते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जिसको हम एफुलेंट कहते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो
सीवेज के साथ में हमने बहुत सारी टर्मोलॉजी इस्तेमाल की थी, बहुत सारी टर्म्स यूज़ की थी। मुझे उम्मीद है कि वो सभी आपको जो है अच्छे से आपने लिखा होगा, याद किया होगा, आपके एग्ज़ाम में वो आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के कंपैरिजन में कम अशुद्धियाँ होती हैं। उसका जो नेचर होता है वो लगभग लगभग जो है आपकी पकड़ का होता है, आपकी समझ का होता है कि भाई म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ज़्यादा होगा, अगर कहीं से किसी सोर्स से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इसमें मिक्स नहीं हो रहा है। तो दो तीन कैरेक्टर जो है उसके देखे जाएं तो लगभग कोई भी जो थोड़ा सा ज्ञान रखता है वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, वो बता सकता है कि भाई ये म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, इसका मतलब इसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इसका ज़्यादा है। पीएच जो है इसकी लगभग न्यूट्रल होगी, पीएच पे ज़्यादा असर इस पर नहीं होगा। डेफिनेटली उसमें पैथोजन का नंबर जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें जो है आपके विभिन्न प्रकार के जो हमारे सोर्सेज हैं पानी में, उनमें आपके लैट्रिन का पानी भी है और जो है सेफ्टी टैंक से जो पानी निकल रहा है वो भी है। इस प्रकार से पैथोजन उसमें डेफिनेटली मौजूद होंगे। एंड उसमें जो मैक्सिमम चीज़ होगी वो पानी के साथ में आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स होगा। परंतु जब आप बात करते हैं इंडस्ट्रियल एफुलेंट की, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी वास्ट हो जाती हैं। यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री हैं वो विभिन्न प्रकार का एफुलेंट डिस्चार्ज करती हैं। स्पेसिफिक काइंड की इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ से जो पानी का बहाव होगा, जो डिस्चार्ज होगा, उस पानी में अलग अलग प्रकार के जो है आपके चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल हो सकते हैं और उसका कॉम्पोजिशन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल एफुलेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी कैटेगरी में निकल जाएगा और उसका जो ट्रीटमेंट है उस प्रकार के पानी का हमें अपने पानी के कॉम्पोजिशन के अनुसार देना पड़ता है। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो किसी भी शहर का जो सीवेज है उस शहर के सीवेज को हम एक बेसिक से ट्रीटमेंट से एक बेसिक सा ट्रीटमेंट प्लांट लगा के कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्रीट कर सकते हैं। परंतु जब भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की आप बात करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको इंडस्ट्री किस प्रकार की है, किस प्रकार का वेस्ट वाटर जनरेट कर रही है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से पैरामीटर हमें कंट्रोल करने हैं, इन सब की जानकारी पहले आप इकट्ठा करेंगे। उस डाटा के आधार पे आप जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पानी को ट्रीट करने के लिए एक स्पेसिफिक जो है ईटीपी डिज़ाइन करेंगे जो सूटेबल हो उस प्रकार के पानी को ट्रीट करने के लिए। तो कुल मिला के आपके लिए पानी के कैरेक्टर को जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका जो वेस्ट वाटर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अधिक हैं जिसकी वजह से जो है पानी की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो आप एक सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे पानी के कैरेक्टर की। तो इसमें जो है ब्रॉडली हमने इस लेक्चर में 3 भागों में पानी के कैरेक्टर को डिवाइड किया है। एक फिज़िकल प्रॉपर्टी, एक आपका केमिकल और एक आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जब भी हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें जिसको हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी का नाम दिया है, इससे आप क्या समझते हैं? तो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप सबसे पहली चीज़ जो है माइंड में रखेंगे वो ये है कि आपका जो फिज़िकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप अपनी सेंस से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप अपनी सेंस से महसूस कर सकते हैं। फिज़िकल कैरेक्टर्स में आपका टर्बिडिटी आएगा, आपका कलर आएगा, स्मेल आएगा और टेम्परेचर। तो जो ह्यूमन सेंस हैं, ठीक है, ह्यूमन सेंसर, ठीक है, हमारे पास भी सेंसर हैं जिनको देख के हम जो है जिनको इस्तेमाल करके हम जो है चीज़ों को देखते हैं। जैसे टर्बिडिटी, अगर आपका पानी गंदा है, आपका पानी टर्बिड है तो आप देख के बता सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे और कि आप बता दोगे यार पानी धुंधला है, पानी में जो है बहुत ज़्यादा आपकी कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स हैं जिसकी वजह से इसका जो है कैरेक्टर जो है धुंधलापन ये शो कर रहा है। इसमें बहुत सारे कुछ कलर हो सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है आपके बहुत सारे सस्पेंडेड और डिज़ोल्व सॉलिड हो सकते हैं जो पानी को टर्बिड करते हैं।
टर्बिडिटी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग चीज़ों की वजह से होती है, परंतु इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है पेनिट्रेशन ऑफ लाइट से। आप जो है इसको इस प्रकार से समझेंगे कि अगर आपके पानी में पेनिट्रेशन ऑफ लाइट कम है, लाइट जो है कम डेप्थ तक जा रही है पानी के अंदर, इसका मतलब पानी ज़्यादा टर्बिड है। अगर पानी के अंदर डेप्थ तक जो है सनलाइट जा रही है, बॉटम तक जा रही है, तो जितना गहराई तक लाइट पेनिट्रेट करेगी, इसका मतलब पानी उतना क्लियर है, उसका टर्बिडिटी उतना कम है। तो टर्बिडिटी बहुत ही महत्वपूर्ण एक फिजिकल कैरेक्टर है पानी का। कलर जो है इसको भी आप देख के बता सकते हो, अलग अलग प्रकार के कलर। जैसे टर्बिडिटी में हमने बोला कि कलर है ना, कि कलर की वजह से टर्बिडिटी हो सकती है, परंतु टर्बिडिटी को हम पेनिट्रेशन ऑफ लाइट से जो है मेज़र करते हैं। वहीं पे जब भी हम कलर की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है कलर पानी में जो है मौजूद हो सकते हैं। उसके लिए अलग से टेस्ट होता है, अलग से जो है उसका कलर हम मेज़र करते हैं। अगर आप फ्रेश वाटर की बात करोगे तो फ्रेश वाटर का जो कलर बेसिकली हमें दिखाई देता है वो आपका थोड़ा ब्लू कलर का जो है दिखाई देता है। इसके अलावा हल्का ग्रे कलर का दिखाई देता है, परंतु अगर उसमें आप कुछ कलरफुल चीज़ें डाल देते हो तो भैया उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसमें कलर ऐड नहीं भी करते हैं, है ना, उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है, जैसे कि अगर आपके पानी में बहुत ज़्यादा जो है डिकम्पोजिशन होता है एनारोबिक कंडीशन में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होंगे, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एनारोबिक कंडीशन में मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके उसके कलर को जो है डार्क कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बेसिकली आपके डार्क कलर सल्फाइड्स प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर को इस तरीके से नहीं देखा जाता हमेशा कि भाई पानी में कलर कुछ ऐड ही होगा, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परंतु वेस्ट वाटर में देखा जाए तो हम ऑयल डिस्चार्ज कर दिया या कोई डाई डिस्चार्ज कर दिया, इसकी वजह से पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो कलर और टर्बिडिटी, है ना, टर्बिड वाटर का भी एक अपना कलर है और कलर एक अलग से पैरामीटर भी है, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। जब भी टर्बिडिटी की आप बात करते हो तो आप इसका सीधा सीधा रिलेशन रखोगे पेनिट्रेशन ऑफ लाइट से, कि भैया पानी में लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही है तो पानी कम टर्बिड है। अगर पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा है तो लाइट जो है डेप्थ तक, गहराई तक जो है नहीं जाएगी, वो कम डेप्थ तक जाएगी। तो सीधा सीधा रिलेशन किससे हुआ इसका, टर्बिडिटी का पेनिट्रेशन ऑफ लाइट से। और कलर जो है आपके, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी वजह से कलर प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसकी वजह जो है एफ्लुएंट में मौजूद कलर हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, ग्रीस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे मैंने आपको बताया, वो डार्क कलर इसको जो है का कर देता है। तो टर्बिडिटी भी आप जो है देख के बता सकते हो, कलर भी जो है आप देख के बता सकते हो। उसके बाद में आ जाता है आपका स्मेल, ओडर जो है बेसिकली एक स्मेल, अगर आप देखें तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका जो एफ्लुएंट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। बहुत सारे आपके ऐसे कंपाउंड हैं, जैसे अमोनिया हो गया, सल्फ़र कंपाउंड हो गए आपके, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका हो गया, फिनोलिक कंपाउंड आपके जो है हो गया। इसके अलावा फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हो गए। इसके अलावा जो है आपका
जैसे कि स्मेल की अगर हम बात करें, आपके गैस का सिलेंडर है ना, उस गैस के सिलेंडर में जो है आपकी एलपीजी है, और एलपीजी में आपका जो है एक केमिकल ऐड कर दिया जाता है जिससे स्मेल आए, तो वो आपको बहुत परेशान करती है। उसी प्रकार से इंडस्ट्री जो है आपका सॉरी, इंडस्ट्री से विभिन्न प्रकार के जो है आपके एफ्लुएंट निकलते हैं, बहुत सारे ऐसी वेस्ट निकलते हैं जिनसे स्मेल की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वहीं पे जैसे मैंने अभी गैस सिलेंडर का के लीक का आपको एग्जांपल दिया कि उसमें स्मेल आपको इसलिए दी जाती है जिससे कि आप उसकी जो है आप लीकेज को पहचान सकें, परंतु थोड़े समय के लिए ही वो जब स्मेल आती है तो हम जो है एकदम से, हालांकि हमारे लिए वो डिटेक्टर का काम करती है, परंतु स्मेल हमें तंग करती है। अगर आपका घर ऐसी इंडस्ट्री के पास में है जहाँ से वैसी वैसी स्मेल रोज आ रही है ना, सुबह शाम वो स्मेल जो है आपको आ रही है, तो आप का जो बेसिक रूटीन है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। अब उसके अलावा भी बहुत सारी स्मेल, जैसे सल्फ़र कंपाउंड की स्मेल थोड़ी अलग होती है, अमोनिया, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, इन सब की स्मेल अलग अलग प्रकार की होती है और ये आपकी बेसिक लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। तो आप जो है ये भी अपनी सेंस से बता सकते हैं कि भाई आपका जो एफ्लुएंट, आपके पास में जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसने जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज किया है वो आपको जो है आपका जो सराउंडिंग्स है उसमें स्मेल रिलीज़ कर रही है। तो 3 बेसिक चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की है जिसको आप फील कर सकते हैं। टर्बिडिटी, जिसको आप जो है अपनी सेंस से देख सकते हैं, कलर को आप अपनी सेंस से देख सकते हैं, स्मेल को आप अपनी सेंस से देख सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है एक और पैरामीटर आपका है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। टेम्परेचर हालांकि एफ्लुएंट का तो अपना एक टेम्परेचर है ही, परंतु ये सीज़न टू सीज़न और आपका एरिया टू एरिया, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो एक्सेस हीट हमारे इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करते हैं, उनका एफ्लुएंट जो है बड़ा हॉट होता है, या वो हॉट पानी जो है अपने सराउंडिंग में रिलीज करते हैं। जैसे पावर प्लांट, जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो है आपकी इंडस्ट्री, आप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बेसिकली वैसे तो अगर देखें हमें लगता है कि कोई ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज़ नहीं करती, परंतु जितनी भी पावर प्लांट्स हैं उनसे जो पानी रिलीज़ होता है वो काफ़ी गर्म होता है, और जब गर्म पानी हम अपनी सराउंडिंग में रिलीज़ करते हैं किसी रिवर में, कैनल में, तो उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर भी इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और अल्टीमेटली जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो ये 4 प्रकार के ऐसे पैरामीटर हैं जो हम फिज़िकल पैरामीटर के नाम से जानते हैं, और ये पैरामीटर जो हैं बेसिकली हम अपनी सेंस से फील कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर है जो बेसिकली हम ऐसे देख नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, परंतु अगर आपके पानी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं वो मौजूद हैं, आप जो है इस प्रकार का कोई एफुलेंट वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इस प्रकार के काफ़ी डेंजरस जो हैं आपके वेस्ट वाटर हो जाते हैं। जैसे कि आपके एक्सरे फिल्म वगैरह जो हैं इस प्रकार के जो रेडियोग्राफी वगैरह करते हैं, वहाँ से जो पानी निकलता है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट,
वो होता है। और अगर इस प्रकार का जो पानी है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाए तो ये काफ़ी डेंजरस हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि इनमें जो है आपकी क्षमता होती है आयनाइजेशन करने की। जो ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करते हैं उनका आयनाइजेशन पे पावर बहुत ज़्यादा होता है और वो आपकी सेल से जो है इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं और काफ़ी डेंजरस जो है ये हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भैया रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो है हमें काफ़ी सावधानी से जो है अपना कंट्रोल करना चाहिए। अगर किसी एक्सीडेंट में किसी ऐसे दुर्घटना में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज़ हो जाते हैं तो उनको जो है हमें बहुत सावधानी से कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल हैं, चेरनोबिल डिजास्टर आप ले सकते हैं, फुकुशिमा डिजास्टर आप ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपके ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं इनको अगर आप सावधानी से मैनेज ना करें तो ये आपके जीवन में कैंसर घोल देंगे, या कैंसर के साथ साथ आप ये कहिए कि ये म्यूटाजेनिक भी होते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई जापान में आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, ठीक है। हम भी यही सुनते थे पहले, जब हम जो है 5th 6th में साइंस पढ़ते थे कि जापान में जब से बम गिरा है उस एरिया में बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस वहाँ पे जो मौजूद हैं उनकी वजह से डीएनए डैमेज हो गया, और डीएनए डैमेज होने की वजह से वो जो है म्यूटाजन जो है म्यूटेशंस जो है बेसिकली वहाँ पे उत्पन्न हो गई। तो अगर हम छोटे छोटे जो वेस्ट हमारे निकलते हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, या जो है रिसर्च लैब से जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, अगर उसको सावधानी से डिस्पोज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो अभी तक हमने बात किया आपके कुछ कैरेक्टर के बारे में, जैसे टर्बिडिटी, कलर, ओडर, टेम्परेचर और आपका रेडियो एक्टिविटी। तो जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो टर्बिडिटी कॉज करती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, कलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, आपका पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। स्मेल जो है जैसे आपकी डिस्टिलरीज होगी, केमिकल इंडस्ट्रीज़ होगी, इनसे जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें से स्मेल बहुत आती है। टेम्परेचर जो है थर्मल पावर प्लांट, आपका डिस्टिलरीज एंड आपका पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट निकलेगा वो थर्मल पोल्यूशन करेगा। टेम्परेचर जो है उसका हाई होता है। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, मेडिकल सेक्टर्स एंड आपके बहुत सारे रिसर्च लैब में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। और अगर वहाँ के से का जो पानी है उसको सावधानी से हम नहीं मैनेज करेंगे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे सामान्य जो कॉमन पानी वेस्ट वाटर है उसमें आ जाएंगे, और वहाँ से जो है वो पूरा का पूरा हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। केमिकल कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे केमिकल जो हैं हो सकते हैं जो हमारे एफुलेंट में बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं। बट ब्रॉडली अगर हम इनको देखना चाहें तो जैसे आपका इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होगी, बहुत सारे इनऑर्गेनिक आपके वेस्ट हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं जो आपके पानी में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक बेसिकली इनमें कार्बन नहीं होता, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके आ सकते हैं, जैसे मिनरल्स आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड आ सकते हैं, फ्री क्लोरीन आ सकता है, अमोनिया, बहुत सारे मेटल्स आ सकते हैं। और इस प्रकार के जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में काफ़ी मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आपका एक लंबी लिस्ट है, एक लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, लेड, मरकरी, जितने नाम आप लें ये सारे मेटल्स जो हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो ये यूट्रोफिकेशन कॉज कर सकते हैं। हैवी मेटल्स जो हैं, एन नंबर की डिजीज़ जो हैं वो
कोज कर सकते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज से ये जो है निकलते हैं। जैसे कि अगर आप लिस्ट बनाने की कोशिश करें, जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक आपका माइनिंग इंडस्ट्री से रिलीज़ होगा, पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसके अलावा ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसी प्रकार से दूसरा बड़ा जो नाम है मेटल में वो कैडमियम का आता है ना। आर्सेनिक जो है वो ब्लैक फुट डिजीज़ नाम की एक बीमारी करता है। कैडमियम जो है ये आपकी इथाई इथाई डिजीज़ कोज करता है। कैडमियम आपका माइनिंग वेस्ट से रिलीज़ होता है। इसके अलावा आपका प्लेटिंग वेस्ट जो है वहाँ से निकलता है एंड प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, इवन ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है आपका। इसके अलावा मरकरी मरकरी जो है आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लाइक आपका पेस्टिसाइड में यूज़ होता है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी इसका जो है यूज़ है, और ये आपके फंगीसाइड में भी होता है। इसी प्रकार से क्रोमियम क्रोमियम भी अपने आप में जो है बहुत बड़ा एक टॉक्सिक हैवी मेटल है। हेक्सावलेंट क्रोमियम ज़्यादा टॉक्सिक होता है। हेक्सावलेंट क्रोमियम ज़्यादा टॉक्सिक होता है ट्राइवेलेंट क्रोमियम के कंपैरिजन में। और ये भी आपका मेटल प्लेटिंग में, आपके पेंट में बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से देखें तो बहुत सारे आपके इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से रिलीज़ होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आपने देखा होगा एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा कि भाई आर्सेनिक का क्या सोर्स है, आर्सेनिक कौन सी बीमारी कोज करता है, कैडमियम का क्या सोर्स है, कैडमियम कौन सी डिजीज़ कोज करता है, क्रोमियम पे ज़्यादातर ये आता है कि कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, हेक्सावलेंट ज़्यादा टॉक्सिक है कि ट्राइवेलेंट ज़्यादा टॉक्सिक है। मरकरी पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मीनामाटा डिजीज़ किससे होती है। तो यहाँ से जो है जितना अभी तक हमने पढ़ा है, 2-3 क्वेश्चन आने की उम्मीद हमेशा रही है। और आते हैं क्वेश्चन इस सेक्शन से। एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड और आपका एल्केलाइन ये अलग अलग प्रकार से जो है हमें प्रभावित करते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपके पीएच को डिस्टर्ब करती हैं। और ये पीएच ना केवल पानी के इनिशियली जो है जब डिस्चार्ज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं, परंतु ये आपके वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर आपका बायोलॉजिकल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है तो उसमें पीएच एक महत्वपूर्ण जो है योगदान करता है। पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंस आपका फिनॉल हो गया, अमोनिया हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक चीज़ें हैं। साइनाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, आपका एसिटिलीन हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और जो है हमारे बेसिक फोना फ्लोरा को, बेसिक इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बेसिकली इसको सबसे पहले हम इस प्रकार से समझते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो है ये वो सब्सटेंस हैं जिनमें कार्बन होता है और ये लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लिविंग पार्ट से जो है लिए जाते हैं। जैसे कि प्लांट से के किसी पार्ट से बना या एनिमल के किसी पार्ट से बना। आपका फैट हो गया, डाई हो गया, शॉप हो गया, रबड़ प्रोडक्ट हो गया, आपके वुड हो गया, कॉटन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी हमारे वेस्ट वाटर में मौजूद होते हैं और ये सारे बीओडी को इन्हांस करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड है जो ईज़िली डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ईज़िली डिग्रेड नहीं होते हैं। और कुल मिला के ये पानी के जो है कैरेक्टर को बदल देते हैं। और अगर ये ज़्यादा हैं तो ये डीओ कंज्यूम करते हैं और डीओ कंज्यूम करने के बाद में ये हमारे जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। तो इनका एक अपना रोल है। अगर हम देखें तो ये हमें लगता है कि भाई शायद हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, परंतु जैसे जैसे इनका मात्रा बढ़ता है वैसे वैसे ये डीओ को कंज्यूम करते हैं और हमारी बेसिक एक्वेटिक लाइफ को जो है प्रभावित करते रहते हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक
कंपाउंड हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। लाइक आपके बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का अगर हम नाम लें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी पेस्टिसाइड्स की, जो आपके बेसिक जो आपका सिस्टम है, बेसिक इन्वायरमेंटल प्रोसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पेस्टिसाइड जब हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था तो वो एक अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे पेस्टिसाइड का मात्रा बढ़ता चला गया वैसे वैसे ये हमारे लिए ख़तरनाक चीज़ होती चली गई, क्योंकि पेस्टिसाइड केवल पेस्ट को ही प्रभावित नहीं करते, इसके अलावा ये हमारे वाटर सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं। अगर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इवन डेथ तक ये कॉज कर देते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो पानी है, पानी में अपने आप से अपने आप को शुद्ध करने की क्षमता होती है, परंतु अगर इस प्रकार के पोलूटेंट मौजूद हैं तो वो पानी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की पावर भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एन नंबर के आपके पोप्स, जिनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट कहते हैं, वो पानी में मौजूद होते हैं। पोप्स में भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है पेस्टिसाइड की। इसके अलावा डाइऑक्सिन एंड फ्यूरॉन्स जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट हैं, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज में आ सकते हैं। बेसिकली काफ़ी जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं, परंतु आजकल इनका जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक क्वेश्चन डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स पे हमें हमेशा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वेस्ट की बर्निंग से भी प्रोड्यूस होते हैं। काफ़ी ख़तरनाक आपके केमिकल हैं जो कार्सिनोजन हैं, जो हमारी एम्बियंट एयर में भी जो है मौजूद होते हैं। इसके अलावा पीसीबी का जिक्र किया जाता है, जो आपका हीट एक्सचेंजर का काम करता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जो है काफ़ी ख़तरनाक आपके पोप्स यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट में आता है। एंड इसके साथ साथ ये आपके जो एस्ट्रोजन है उसको मिमिक करता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस प्रकार से देखें तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं जो पानी में मौजूद हो सकते हैं, और इनकी उपस्थिति, इनकी प्रेजेंस जो है काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है, और ये हमारी बेसिक जो आपकी लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। का ये ना केवल दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के को प्रभावित करते हैं, बट ह्यूमन के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टर में हम देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं, और वहीं पे बीमारी कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। जब भी हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं तो वेस्ट वाटर में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं जिनकी उपस्थिति आपके पानी में नहीं होनी चाहिए। इनमें सबसे बड़ा नाम जो आ जाता है वो ई कोलाई कहा जाता है। ई कोलाई जो है वेस्ट वाटर इंडिकेटर का भी काम करता है, कि अगर आपके पानी में ई कोलाई है तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि भैया इसमें जो है कहीं ना कहीं से ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है मिक्स हुआ है, इसमें कहीं से सीवेज का पानी या सेफ्टी टैंक का पानी मिक्स हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ई कोलाई जो है वो क्या एक इंडिकेटर का काम करता है, जो ये बताता है कि आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में कहीं ना कहीं से सीवेज मिक्स हो रहा है या सेफ्टी टैंक का पानी मिक्स हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला है। तो बैक्टीरिया में एन नंबर के बैक्टीरिया हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां कोज कर सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो वाटर ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, तो वहाँ पे उनका रोल अलग हो जाता है। और बाद में जब हम एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस करते हैं, तो वहाँ पे डीनाइट्रीफायर नाइट्रीफायर बैक्टीरिया का रोल अलग हो जाता है। परंतु वेस्ट वाटर में अगर हम कुल मिला के देखें तो बैक्टीरिया की उपस्थिति जो है पानी के कंजम्पशन को अनफिट करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो आपके डिजीज़ कोजिंग जो है आपके जो है ऑर्गेनिज़म हैं। फंगी मौजूद हो सकता है, प्रोटोजोआ, वायरस और बहुत सारे आपके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसमें आ जाएंगे।
एल्गी जो है अगर हम देखें उसका अल्टीमेटली हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब करने में ही कुछ उसका योगदान है। ऐसा नहीं है कि एल्गी अगर है तो हमारे पानी में वो अच्छा है, तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो अनफिट है ही। परंतु अगर हम बाद में देखें आपके वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में अगर एल्गी आती है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हालांकि अटैच ग्रोथ सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि आपके माइक्रोबियल फिल्म के साथ में जो है एल्गल फिल्म भी बन जाती है। और जुगलीना जो काफ़ी हम नाम सुनते हैं जब हम एक्टिवेटेड स्लज की बात करते हैं कि आपकी जो बायोफिल्म बनती है, बायोफिल्म बनाने में जो है जुगलीना का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। जो आपका जुगलीना है वो आपका बायोफिल्म बनाता है और बायोफिल्म में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है अटैच होते हैं जो पानी के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। परंतु ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर आते चले जाएंगे, ये वाटर ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं पे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। परंतु आपकी वाटर की अगर क्वालिटी की बात करें तो इनमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी आपका जो है इस प्रकार का वो जो है बैक्टीरिया, फंगी या आपके वायरस प्रेजेंट होंगे तो वो आपके कंजम्पशन के लिए उस पानी को अनफिट ही करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है आपके लिए लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रूफ होगा। काफ़ी डाटा हमने यहाँ पे दिया है, काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इस लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिल सकता है। एक क्वेश्चन जो है इसकी पूरी पूरी उम्मीद जो है आप कर सकते हैं कि आपको मिलेगा। कोई डाउट अगर आपको है हमारे लेक्चर से तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को जल्दी से जल्दी हम सोल्व करें और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया है इसको हम एंड तक लेके जाएं। और हमेशा की तरह हमें पूरी उम्मीद रहेगी कि अगर हम वाटर ट्रीटमेंट को एंड तक करेंगे तो इसके बाहर जो है आपको क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।